नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नमा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है पेडागोजी ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग यूनिट आपकी थर्ड है वित्तीय लेखांकन शिक्षक का व्यावसायिक विकास और टॉपिक है क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण। एनसीईआरटी की प्रायोगिक योजना यानी कि एक उदाहरण के दौरान क्रियात्मक अनुसंधान का उदाहरण पढ़ा था हमने, जिसमें एनसीईआरटी की प्रायोगिक योजना किस प्रकार से एनसीईआरटी के प्रयोग के द्वारा या एनसीईआरटी के कार्य के द्वारा एनसीईआरटी अपना योगदान इस क्रियात्मक अनुसंधान के रूप में देती है, उसके प्रारूप को देती है। साथ में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना जो बनती है उस योजनाओं के सुधार के लिए, साथ में किस प्रकार से अनुसंधानकर्ता को अपने विषय से संबंधित ज्ञान उसको होना चाहिए, अपने विषय की नॉलेज उसको होनी चाहिए। साथ में योजना की जो पृष्ठभूमि थी वो शिक्षक शिक्षार्थी से संबंधित सूचनाओं, जानकारियों और योजनाओं का प्रारंभिक अध्ययन के दौरान क्रियात्मक अनुसंधान की प्रायोगिक योजना हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट। इसी का सेकंड पॉइंट है प्रायोगिक योजना के उद्देश्य। प्रायोगिक योजना के उद्देश्य जो इसका सेकंड पॉइंट है वो यह है कि सभी विद्यालयों में एक विषय अनिवार्य रूप से होता है, जिसमें कक्षा 6 से लेकर और 8th तक या 10th तक एक विषय अनिवार्य होता है। वो है सामाजिक विषय यानी कि सामाजिक अध्ययन विषय, सामाजिक ज्ञान विषय। तो सामाजिक विषय प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य विषय के रूप में चयन किया जाता है, अनिवार्य विषय के रूप में चुना जाता है सामाजिक विज्ञान को, जो कक्षा 6 से लेकर और 8th तक पूर्णतः होता है, मतलब 8th तक या 10th तक के लेवल के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इस कारण यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, यानी कि सामाजिक विषय को अनिवार्य माना जाता है और अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा के क्षेत्र में माना जाता है। इसलिए माना जाता है शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक विषयों को महत्वपूर्ण, क्योंकि ये विद्यार्थियों की रुचि को जागृत करता है, विद्यार्थियों में लेखन की प्रक्रिया या लेखन की गति को बढ़ाने में सहायक होता है। साथ में ये होता है कि साहित्य की दृष्टि से शिक्षण के विकास में सुधार के लिए, यानी कि विद्यार्थी की रुचि को जागृत करने के लिए, और साथ में लेखन की दृष्टि से तथा शिक्षण कार्य में विकास के लिए, शिक्षण कार्य में सुधार के लिए सामाजिक विषय की आवश्यकता होती है। इसलिए इस विषय का चुनाव किया जाता है, इस विषय का सभी विद्यालयों में चयन किया जाता है, सभी विद्यालयों में इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है, अनिवार्यता इसकी होती है। इस कारण इस विषय को महत्वपूर्ण माना गया है। तो प्रायोगिक योजना के उद्देश्य के रूप में जो सामाजिक विषय होता है उसको महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए जो बीएड जो कोर्स होता है या टीचर्स ट्रेनिंग जो कोर्स होता है, उसमें भी सामाजिक विषय को, एसएसटी विषय को अनिवार्य रूप से अनिवार्यता दी जाती है, अनिवार्य माना जाता है। नेक्स्ट है समस्या का क्षेत्र। इसी के बाद है थर्ड समस्या का क्षेत्र। समस्या का क्षेत्र यह होता है कि विद्यार्थियों को जो गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य में जो वर्तनी की जो गलतियां होती है उसमें सुधार लाना, यानी कि समस्या का क्षेत्र ये होता है कि जैसे 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को जो गृह कार्य दिया जाता है, चाहे वो सामाजिक विषय से संबंधित हो, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो, जो उनको गृह कार्य दिया जाता है उस गृह कार्य की वर्तनी में त्रुटियां होती है, गलतियां होती है, उन गलतियों में सुधार लाना ही समस्या का क्षेत्र होता है। नेक्स्ट है समस्या का प्रारूप। फोर्थ है समस्या का प्रारूप। समस्या का प्रारूप भी यही है कि 6 से लेकर 8 तक के जो विद्यार्थी होते हैं उनके गृह कार्य में वर्तनी से संबंधित, यानी कि गृह कार्य में भाषा से संबंधित, वर्तनी से संबंधित जो गलतियां होती है उन गलतियों का अध्ययन करना और उसमें सुधार लाना। यानी कि समस्या का प्रारूप ये होता है कि 6 से लेकर 8 तक के जो विद्यार्थी होते हैं और उन जिन विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है या 6 से लेकर 8 तक के उन विद्यार्थियों को जो गृह कार्य मिलता है उस गृह कार्य में वर्तनी से संबंधित जो गलतियां होती है उन गलतियों का अध्ययन करना और
उन गलतियों का अध्ययन करके उसमें सुधार लाना ही समस्या का प्रारूप होता है। नेक्स्ट है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। फिफ्थ है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। समस्या के कारणों का विश्लेषण करना। फिफ्थ है समस्या के कारणों का विश्लेषण करना यानी सुझाव देना, यानी कि किसी समस्या के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करना। किसी समस्या के, जैसे कि मान लीजिए 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों को वर्तनी से संबंधित त्रुटियां और ये वर्तनी से संबंधित गलतियां जो होती है उन गलतियों में सुधार लाने के लिए समस्या के कारणों का विश्लेषण किया जाता है कि बालक को किस जगह समस्या हो रही है और क्यों वो वर्तनी की गलतियों को बार बार कर रहा है। उन गलतियों को सुधारने के लिए विश्लेषण किया जाता है। साथ में ये होता है कि क्रियात्मक परिकल्पनाओं का प्रतिपादन, मतलब जो परिकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है उन परिकल्पनाओं के माध्यम से क्रियात्मक परिकल्पनाओं का प्रतिपादन किया जाता है और कारणों को संज्ञान में रखा जाता है, यानी कि कारणों को इस प्रकार से संज्ञान में रखा जाता है कि बालक किस प्रकार बार बार एक ही जगह, मतलब बार बार एक ही गलती को, वर्तनी की ही गलतियों को बार बार कर रहा है। उन समस्या के कारणों का विश्लेषण करके उसका पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना। 6 है क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना। क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना 6 है ये क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना। इसमें दो तथ्यों को इसमें शामिल किया गया है। क्रियात्मक अनुसंधान की परिकल्पना के अंतर्गत 2 तथ्यों को शामिल किया गया है, जिसमें फर्स्ट है विषय तथा पाठ्यक्रम के अध्यायों के विषय तथा पाठ्यक्रम के अध्यायों के कठिन शब्दों का व्याकरण के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए। सेकंड है सामंजस्य स्थापित किया जाए जिससे वर्तनी की अशुद्धियों को कम किया जा सकता है। जिससे वर्तनी की अशुद्धियों को कम किया जा सकता है। जिससे क्या होगा, वर्तनी की अशुद्धियों को कम किया जा सकता है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की जो परिकल्पना है वो परिकल्पना इस प्रकार से है जिसमें 2 तथ्यों को शामिल किया गया है और यह है कि विषय तथा पाठ्यक्रम के अध्यायों के, यानी कि जो सामाजिक विषय है उस सामाजिक विषय तथा उसके पाठ्यक्रम के अध्यायों के कठिन शब्दों का व्याकरण के साथ सामंजस्य स्थापित किया जाए। जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों का व्याकरण के साथ समन्वय किया जाए, समायोजन किया जाए, सामंजस्य स्थापित किया जाए और जिससे वर्तनी के अशुद्धियों को कम किया जा सके। यानी कि वर्तनी की जो अशुद्धियां होती है, जो त्रुटियां होती है, उसको कम किया जा सकता है। सेकंड है इसी का सेकंड है लिखित कार्यों को इसमें उचित रूप से कराया जाए। जो भी लिखित कार्य हैं उनको उचित रूप से करवाया जाए तथा उचित प्रकार से निरीक्षण किया जाए जिससे वर्तनी में शामिल
अशुद्धियों को या त्रुटियों को, वर्तनी में शामिल अशुद्धियों या त्रुटियों को, अशुद्धियों और त्रुटियों को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। यानी कि क्रियात्मक अनुसंधान की जो परिकल्पना है वो परिकल्पना इस प्रकार से कि विषय तथा पाठ्यक्रम के अध्यायों का, यानी कि जो विषय चूज कर रहा है या उदाहरण के रूप में जो विषय ले रहा है, जिस विषय पर प्रायोगिक योजनाएं बनाई जा रही है, उस विषय के पाठ्यक्रम तथा उससे संबंधित अध्यायों के कठिन शब्दों का व्याकरण के साथ समायोजन किया जाए, उनका सामंजस्य स्थापित किया जाए और जिससे वर्तनी की अशुद्धियों को, त्रुटियों को कम किया जा सके। सेकंड है इसमें लिखित कार्यों को, यानी कि लिखने वाले कार्यों को, लिखित कार्यों को उचित रूप से कराया जाए, लिखित कार्यों को उचित रूप से करवाया जाए, साथ में उचित प्रकार से निरीक्षण किया जाए। लिखित कार्यों को करवाने के बाद उसका निरीक्षण किया जाए और निरीक्षण करने से जो वर्तनी की अशुद्धियां होती हैं या वर्तनी की अशुद्धियां या जो त्रुटियां होती है उसको भी कम किया जा सकता है। ठीक है, साथ में यह है कि क्रियात्मक परिकल्पनाओं की पुष्टि करने के लिए, क्रियात्मक परिकल्पनाओं की पुष्टि करने के लिए ये जो प्रारूप है इसको प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि क्रियात्मक परिकल्पनाओं की पुष्टि करने के लिए जो ये प्रारूप है इसका प्रयोग में लाया जाता है। साथ में अनुसंधानकर्ता अलग अलग प्रारूपों तथा रूपरेखा का निर्माण कर सकता है, अलग अलग प्रारूपों को भी बता सकता है, अलग अलग रूपरेखा को भी बता सकता है। और साथ में ये है कि अलग अलग प्रारूपों को बताकर, अलग अलग रूपरेखा को बताकर वो अपने कार्यों को सिद्ध करने में सरलता हासिल कर सकता है। इस प्रकार परिकल्पना की उपयोगिता और सार्थकता के लिए प्रारूप का उपयोग किया जाता है। यानी कि परिकल्पना की सार्थकता के लिए, उसकी उपयोगिता के लिए जो प्रारूप होता है उसका प्रयोग किया जाता है। और परिकल्पना वैकल्पिक व्यवस्था, यदि परिकल्पना की वैकल्पिक व्यवस्था यदि है तो वह समस्या के समाधान को सफल नहीं होती है। यानी कि वैकल्पिक परिकल्पना सफलता नहीं दिलाती है, इसलिए परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए जिससे हमें सफलता प्राप्त हो। यह आपका प्रायोगिक योजना, जो प्रायोगिक योजना के जो उद्देश्य थे, जो समस्या का क्षेत्र है, जो समस्या का प्रारूप है और समस्या के कारणों का जो विश्लेषण करना है और क्रियात्मक अनुसंधान की जो परिकल्पना है, ये टॉपिक इसका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट है क्रियात्मक परिकल्पना की पुष्टि के लिए प्रारूप। इसका पुष्टि के लिए प्रारूप जो एक डायग्राम के दौरान बनेगा, इसको हम कल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।